तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन वेक्टर्स। सही मायने में तो बच्चों ये पूरा लेक्चर जो है मैं वेक्टर्स कल वीडियो बना चुका था आपके लिए। एक छोटी सी गलती के कारण मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। एक्चुअली में इसमें माइक जो है वो ऑफ रह गया था मुझसे, तो अब इसलिए बोर्ड पर तो पूरा है स्टोर, केवल मुझे समझाना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ वेक्टर्स। पर एक बात मानिए बच्चों, पूरी फिजिक्स जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये तीन इसका फाउंडेशन है। आपको हर जगह पर ये ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका ये बेस है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बच्चों, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि वेक्टर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वेक्टर्स यदि अपन पढ़ रहे हैं तो पहले डिस्कस करना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which have only magnitude, for example distance, speed, work etc. अब बच्चों वो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या। जस्ट बच्चों थोड़ा सा वेट करो। तो स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा 11th और 12th, आपको पूरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो स्केलर हैं और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखिए क्यों नहीं बनेगा, आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको मैग्नीट्यूड क्लियर कर दूँ मैं। देखिए मान लीजिए ये बॉडी है, ये ग्राउंड पर रखी है, और इस बॉडी को आपको लिफ्ट अप करना है, उठाना है। और मान लीजिए आपको 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, उठाना है तो मतलब किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, अपवर्ड, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो जो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एंड अपवर्ड जो आप बोल रहे हो वो है डायरेक्शन। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको आपको फोर्स लगाना है, इसको मूव करवाना है नॉर्थ टू साउथ। अब मूव करवाने के लिए मान लीजिए आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये आपने अप्लाई किया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, तो बॉडी मूव करने लग गई। तो ये जो 10 न्यूटन है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये नॉर्थ टू साउथ हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भर होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनको अपन बोलते हैं स्केलर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको अपन बोलते हैं वेक्टर्स। ये थोड़े से मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, पर आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर हम वेक्टर पढ़ते क्यों हैं। तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, इसलिए पढ़ते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये है पिगी बैंक, गुल्लक, पिगी बैंक। इसमें आप मान लीजिए यहाँ पे 2 रुपीज़ कॉइन और 5 रुपीज़ कॉइन एक साथ डालते हैं, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने इस पिगी बैंक में ये दोनों कॉइन डाले तो बताइए इसमें नेट रुपीज़ कितने हो गए। आपका आंसर होगा सर 7 रुपीज़ होंगे। मैं सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 रुपीज़ कॉइन और 5 रुपीज़ कॉइन, पर अब ऐसा डाला है, इनके बीच का एंगल मैंने कितना कर दिया, 30 डिग्री। 60 की जगह अब 30 डिग्री है, वही 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ कॉइन। अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर अभी भी होगा 7 रुपीज़। मेरा नेक्स्ट है कि नहीं, ये 2 रुपीज़ कॉइन ऐसा और 5 रुपीज़ कॉइन ऐसा, ये डाला है। अब मुझे बताइए इसमें नेट रुपीज़ कितना होगा। आप बोलेंगे सर अभी भी 7 ही होगा।
बिल्कुल सही है, क्योंकि रुपीस जो आप बोल रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, उसमें केवल मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो ये एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो आप बोल रहे हैं 60 डिग्री पर आपने डाला तो टोटल ₹7, फिर नेक्स्ट टाइम पर आपने डाला यहाँ पर ₹2 और ₹5, अब की बार इनके बीच का एंगल 30 डिग्री रख दिया, टोटल रुपीस कितने होंगे? ₹7। उसका रीज़न ये है कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, रुपीस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो कभी भी जब अपन स्केलर की बात करते हैं तो उसमें हमको सीधे ऐड करना रहता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब मान लीजिए इसमें ऑलरेडी ₹7 दो कॉइन डले, इसमें से आपने ₹2 कॉइन निकाल लिया तो 5 बचेंगे। ऐसा हम करते हैं स्केलर्स में। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, यही पिगी बैंक है, मान लीजिए मिट्टी का है और आपने यहाँ से और यहाँ से एक साथ 2 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और ये एंगल रखा 60 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो यदि आप बोलते हैं 7 न्यूटन तो ये आंसर गलत है। यदि मैं नेक्स्ट बोलता हूं कि 2 न्यूटन, सेम फोर्स 2 न्यूटन 5 न्यूटन फोर्स एक साथ अप्लाई किया, पर अब की बार इनके बीच का एंगल रखा 30 डिग्री, आपने ऐसा फोर्स लगाया, अब कितना फोर्स होगा? यदि आप 7 बोलते तो गलत है। यहां पर यदि आप बोलते 2 न्यूटन और 5 न्यूटन एक साथ सेम डायरेक्शन में और अब 7 न्यूटन बोलते हैं तो ये सही है। तो बच्चों इस कंडीशन में 7 है और इस कंडीशन में 7 से कम है। एग्जैक्टली कितना है ये अपन निकालते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हम लोग बोल रहे हैं 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। एंड व्हाट इज न्यूटन? इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर्स में कभी भी रिजल्टेंट वैल्यू, नेट वैल्यू डायरेक्ट ऐड करके नहीं फाइंड की जाती है, उसके लिए वेक्टर्स लॉ अप्लाई करने पड़ते हैं। अब ये वेक्टर्स लॉ क्या होते हैं ये धीरे धीरे अपन सीखेंगे। इसीलिए स्केलर्स में कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होता है, वेक्टर्स में डिफरेंट होता है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप एक्चुअली में करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। यदि आप वेक्टर्स में वेक्टर्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे आपके आंसर्स गलत आएंगे। तो इसलिए बच्चों हम लोग को वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है। अब यदि मैंने आपको ये रीजन बता दिया, धीरे धीरे आपको और क्लियर होगा। पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो एंड द लेंथ ऑफ एरो शोज इट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड शोज इट्स डायरेक्शन। वेक्टर्स को अपन एरो से शो करते हैं और एरो की जो लेंथ होती है वो शो करती है मैग्नीट्यूड, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, और ये हेड बताता है उसका डायरेक्शन। पर इसके लिए जो नोटेशन यूज करते हैं अपन वो अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो ए के ऊपर हम इस तरीके से एरो बना देते हैं। यदि मान लीजिए आपने ऐसा एरो बनाया मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये नेक्स्ट वेक्टर हो गया और ये भी वेक्टर हो गया। अब बच्चों बात यह होती कि ये तो ऐसा होता है, अब चूंकि बुक्स जब प्रिंट होती है तो पूरी कंप्राइज होती है, उसमें एरो डालने में आसानी होती है। पर हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं, फास्ट करते हैं, तो ये एरो ना बना के सीधे ऐसे लाइन कर देती है, इसका मतलब भी वेक्टर है। तो यदि ये ऊपर इसको बार प्रोनाउंस करते हैं और यदि ऐसा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यदि ऐसा लिखा हुआ है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, तो असल ये वेक्टर जो है इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इस तरीके से अपन शो करते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में ए बार वेक्टर, मतलब ये शो कर रहा है इस वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ऐसा भी शो करते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये बच्चों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अब नेक्स्ट बच्चों मुझे पढ़ाना है आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहले ये थोड़ा बड़ा था, कल मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, क्लियर आएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप ऑफ वेक्टर में ये जो था फर्स्ट
मैंने टाइप बताया था लाइक और इक्वल वेक्टर, like or equal vector. Those vectors which are equal in magnitude and same in direction are called like or equal vectors. ऐसे vectors जो equal magnitude के होते हैं, same direction में होते हैं, उनको अपन बोलते हैं like और equal vectors. इनको बच्चों अपन इस तरीके से लिखते हैं, a bar is equal to b bar. ऐसा लिखा है मतलब दोनों vectors equal हैं. फिर next होता है opposite vectors. Those vectors which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite vectors. जैसे आपको दिख रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर लेंथ वाइज तो इक्वल है पर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है. इनको कैसे लिखते हैं? ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार. मतलब इक्वल लगा है मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और माइनस साइन ही बता रहा अपोजिट डायरेक्शन में. तो ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स. फिर नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. दोज वेक्टर whose magnitude is zero is called zero और null vector. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मॉडुलस जीरो होता है, उसको अपन बोलते हैं जीरो वेक्टर. बच्चों एक्चुअली में वेक्टर्स को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने आपको बताया ये ए बार ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. पर इसके अलावा ये भी एक मेथड है जैसे ओपी, ये भी बहुत अच्छा मेथड है. हमने लिखा ओपी बार, बहुत बढ़िया है. ये बता रहा है कि ऐसा वेक्टर है जिसका टेल कहां पर है? ओ पर, और हेड कहां पर है? पी पर, और इसकी लेंथ है ओपी लेंथ. तो ये बहुत बढ़िया है. तो ऐसे भी अपन वेक्टर्स को शो करते हैं. तो यहां पर जब अपन बात आ रही है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉट लगा दिया और पी पी बार. इसका मतलब इस वेक्टर का टेल और हेड दोनों सेम पॉइंट पर है. इसका मतलब मॉडुलस कितना हुआ? जीरो. इसका मतलब पॉइंटेड वेक्टर है. तो जीरो या नल वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो जीरो होता है. फिर फोर्थ बच्चों पैरेलल वेक्टर. द वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. जैसे यहां पर ये वेक्टर ए बार, बी बार और सी बार, ये तीनों आपस में पैरेलल है. तो आप बोलोगे ए बार इज इक्वल टू, ए बार इज पैरेलल टू बी बार एंड बी बार इज पैरेलल टू सी बार. अब बच्चों जब ये पैरेलल वेक्टर की बात आ रही है तो इसमें एक चीज आप समझिएगा. जब ये पैरेलल वेक्टर मैं आपको समझा रहा हूं तो इसके लिए यहां पर देखिएगा आप. ये जो मैं पैरेलल वेक्टर बता रहा हूं तो देखिए ये वेक्टर हो गया ए बार और एक वेक्टर ये हो गया पी बार और एक वेक्टर ये हो गया ऐसा ले लीजिए, चलिए ऐसा सी बार. अब यदि मैं यहां पर बोलूं तो मैं बोल सकता हूं बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार, क्योंकि बी बार की जो लेंथ है वो लगभग डबल है. तो जब ऐसा लिखा है इसका मतलब ही है कि बी बार और ए बार दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन बी बार जो है उसका मैग्नीट्यूड ए बार का जस्ट डबल है. तो ये पैरेलल वेक्टर लिखने का तरीका है. अब यहां सी बार को देखिए तो सी बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बार और सामने माइनस लगा दिया. मतलब ये सी बार का जो मैग्नीट्यूड ए बार का जस्ट हाफ है, माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, पर है पैरेलल. तो बच्चों ये सब ऐसा ना लिखकर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार, सी ऐसा ना लिखकर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ऐसा भी लिख सकते हैं. अब ये लैम्डा की वैल्यू जैसे इस वाले केस के लिए कितनी हो गई? 2. यदि इसको भी बोला होता अपन ने बी डैश, तो अब बी डैश इज इक्वल टू क्या जाता? माइनस हाफ ऑफ टाइम्स ऑफ ए. पर रहता ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल. यहां पर लैम्डा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो ये जो बच्चों पैरेलल वेक्टर्स है उसके लिए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार ऐसा लिखा जाता है. फिर उसके बाद है बच्चों यूनिट वेक्टर. नेम से ही समझ में आ रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर.
दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए कैप। यदि कैप लगा हुआ है इसका मतलब ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और मैग्नीट्यूड 1 ये मॉडुलस 1, तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लेकिन बच्चों किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मैं बोल रहा हूं आपको कि मान लीजिए आपको कोई वेक्टर गिवन है, ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सब जरूरत पड़ती है। ये वेक्टर है ए बार और आपको बोला गया इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन लेंथ कितनी हो, 1, तो उसको अपन यूनिट वेक्टर बोलेंगे इसी वेक्टर के डायरेक्शन में। कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं करना है बच्चों, जो हमको वेक्टर गिवन रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे उसी के मॉडुलस से, तो हमको गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स है और डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, तो स्वाभाविक ये डिवाइड होगा और बचेगा 1 न्यूटन। मतलब आपको क्या मिल गया, जो वेक्टर गिवन था नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर। तो कभी भी यूनिट वेक्टर को यदि फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, गिवन वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसी के मॉडुलस से या मैग्नीट्यूड से। पर बच्चों यूनिट वेक्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स अपने को मालूम है कितनी एक्सिस होती है, 3 एक्सिस होती है। ये एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग आई से बताते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर जे से बताते हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के से बताते हैं। अब इसका क्या फायदा है, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर आपको फोर्स लगाना है 3 न्यूटन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब आपको वेक्टर नहीं समझता तो फिर यही बोला जाएगा ना, अप्लाई 3 न्यूटन फोर्स ऑन द गिवन बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस। इतनी पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी, पर मान लीजिए आपको वेक्टर समझ में आने लग गया तो शॉर्ट में ये बोला जाएगा अप्लाई फोर्स 3I। यदि ऐसा बोला गया और आप तुरंत समझ जाएंगे 3I, I यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 3 इंटू 1 3, मतलब इस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करना है, 3 न्यूटन, और I बता रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कभी भी जब अपन आगे देखेंगे, जब इस फॉर्म में 3I 4J 7K या 3I प्लस 4J या 3I प्लस 4J प्लस 5K ऐसा लिखा है, IJK के फॉर्म में है, IJK के फॉर्म में है, या केवल IJ के फॉर्म में है, या केवल I के फॉर्म में, या केवल J के फॉर्म में, या केवल K के फॉर्म में, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स को हमेशा हम लोग I, J और K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा आपको, ग्रेजुअली चलना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने आपको समझाया व्हाट इज I, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज J, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, व्हाट इज K, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। फिर नेक्स्ट है बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूं इसको बोलते हैं the vector which shows the position of any point with respect to origin is called the position vector of the given point। बच्चों यदि ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के 3 मेथड हैं। एक मेथड होता है कार्टेशियन, एक होता है पोलर और एक होता है वेक्टर। कार्टेशियन मेथड में आपको कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 2, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 2 हैं तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे।
आप ओरिजिन से चलना चालू करेंगे, पहले 3 यूनिट मूव करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आप 2 यूनिट मूव करेंगे ये, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड है जिसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री एंड 4 यूनिट, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाती है, और इस लाइन पर मूव करेंगे 4 यूनिट, 1 2 3 4, तो आप पहुंच जाएंगे। ये सेकंड मेथड है। तीसरा मेथड होता है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में हमको डायरेक्ट जो पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन रहता है ये, और ये पोजीशन वेक्टर बताता है कि इस वेक्टर की जो लेंथ है वो बताती है इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस, और हेड बताता है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर OP बार को अपन बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ऐसा बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, द वेक्टर विच शोज the position of any point with respect to origin is called position vector of the given point। यहां पर मैं बोल रहा हूं OP, यदि ये Q पॉइंट होता और उसके लिए ऐसा वेक्टर दिया होता तो आप OQ बार को क्या बोलते? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। तो ये है बच्चों पोजीशन वेक्टर जो मैंने यहां पर बताया है। The vector which shows the position of any point with respect to origin is called the position vector of given point। ये लिखा OP बार position vector of P, OQ बार position vector of point Q। इसके बाद आता है बच्चों displacement vector। The vector which shows the displacement of any particle from one point to another is called displacement vector। यहां पर ये जो PQ बार दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये किसी पार्टिकल के लिए बॉडी के दिया रहता है जो बॉडी मूव करती है। मान लीजिए बॉडी P से Q पर मूव करी, इनिशियल पॉइंट P है और फाइनल पॉइंट Q पर है, P से Q जा रही है, तो इस PQ वेक्टर को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू हमेशा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट, इसके अलावा बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स भी होता है। द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो सब एक लाइन में होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, the vectors which lies in the same plane are called coplanar vectors। यहां पर बहुत सारे वेक्टर्स ड्रॉ हैं, देखो एक A B C ये ऐसा बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, सब कोप्लेनर है क्योंकि सब वर्टिकल प्लेन में, बोर्ड पर है ना, वर्टिकल प्लेन पर है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स which lies in the same plane are called coplanar vectors। co-initial vectors, the vectors which starts from the same point are called co-initial vectors। जैसे आपको दिख रहा है ये A बार और B बार इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का टेल कॉमन पॉइंट पर है, तो इसको अपन बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर्स। अब बच्चों ये तो अपन ने पढ़ लिया है वेक्टर्स के टाइप्स, मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गई आपको बात। लाइक वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, पैरेलल, यूनिट, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कोलिनियर, कोप्लेनर एंड को-इनिशियल। अब अपन देखते हैं बच्चों वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर में 4 चीजें होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वेक्टर में अपन 3 चीजें सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इतने की जरूरत पड़ती है, डिवीजन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो बच्चों एडिशन कैसे करते हैं, तो एडिशन के लिए सबसे पहले एक सिंपल मेथड मैंने बताई हुई है। एक्चुअली में बुक में आपको ट्रायंगल मेथड गिवन है, पैरेललोग्राम मेथड गिवन है और पॉलीगन, पर थोड़ा टफ होता है। इसी को ट्रायंगल मेथड को मैंने इजी वर्ड में कन्वर्ट किया है, इससे आपको वेक्टर्स को ऐड करने में बहुत आसानी मिलेगी।
जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं और जो एडिशन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। बच्चों बहुत ऊंचाई पर जाना है, आपको बहुत अच्छा करना है, तो थोड़ा बेसिक चीजें जरा सिस्टमेटिक और ढंग से सीखनी पड़ती हैं। एक बार ये सिस्टमेटिक आप सीख जाएंगे ना तो आप काफ़ी फास्ट वर्क करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। जब तक ये नहीं सीखेंगे आप फास्ट चल ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए, और बिना डायग्राम के यदि आप वेक्टर के डायग्राम वगैरह नहीं सीखते तो आपको क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो मान लीजिए दोनों वेक्टर इनको ऐड करना है, तो ऐड करने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर का लाइक वेक्टर ड्रॉ कर दो। लाइक का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में। फिर सेकंड वेक्टर भी ड्रॉ करो, इसका भी लाइक वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर का टेल कहां रखना है आपको? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। देखो ये रखा है यहां पर, ये वेक्टर बी का टेल रखा है यहां पर फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वो होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। यदि ये ए है ये बी है तो इसको अपन बोलते हैं ए प्लस बी। और अच्छा, यदि मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर ए बार ना होकर ओपी बार होता, सेकंड वेक्टर पी क्यू होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ऑफ ओ क्यू। मैं क्या क्या बोल रहा हूं समझिए, ओपी बार प्लस पी क्यू बार इज इक्वल टू होता ओ क्यू बार। इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो कहां से कहां ऐड करोगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। ये ऐसा करेंगे अपन, ये कहलाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एडिशन, या इसी को बोलते हैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अब बच्चों ये क्या चीज आपने देखी है, ये मैंने क्या बताया आपको? एडिशन बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यदि आप समझेंगे तो और आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। यहां पर देखिए, यदि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए, चलिए ये कैरम बोर्ड, या कैरम बोर्ड छोड़िए, आपकी टेबल है, इस पर यहां पर कोई बॉडी रखी है, इस पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ए। मुझे बता सकते हैं बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? आपका सिंपल आंसर होगा सर जब फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। सही है। अब मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ये बॉडी इस टेबल पर किस डायरेक्शन में जाएगी? तो आपका आंसर होगा सर ऐसी जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ना तो ये जो बॉडी है उस पर ये दो फोर्स लग रहे हैं एक ऐसा और एक ऐसा एक साथ साइमल्टेनियसली। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? तो आपका आंसर होगा ना तो सर ए के डायरेक्शन में जाएगी ना तो बी के डायरेक्शन में जाएगी, जहां इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसी जाएगी रिजल्टेंट। इसी को बोलते हैं हम इन दोनों वेक्टर का एडिशन। एडिशन का मतलब रिजल्टेंट। तो देखिए आपने जब यहां पर बात की थी तो ऐसे ही था ये रिजल्टेंट। तो एक्चुअली में हम लोग इस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अब ये तो मैंने सिंपल मेथड में बता दिया आपको, पर आपको तो बुक की लैंग्वेज में भी सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, राइट द ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रायंगल मेथड ये बोलती है जिन टू वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल की सक्सेसिव साइड्स पर ड्रॉ कीजिए। कैसा? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब जब फर्स्ट वेक्टर फिनिश होगा तो सेकंड वेक्टर स्टार्ट होगा। तो जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की वो शो करेगी इन दोनों वेक्टर का एडिशन। कैसा? इन अपोजिट ऑर्डर।
अपोजिट ऑर्डर का मतलब यदि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, if the given vectors are drawn on the two successive sides of a triangle in same order, then the third side in opposite order shows the addition of given vector, addition of given vector। ये बच्चों है ट्रायंगल मेथड, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, इस मेथड में क्या बोला गया है कि जिन टू वेक्टर्स को ऐड करना है उनको कहां ड्रॉ करना है, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पर। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल पास होगा वो डायगोनल शो करता है इन दोनों वेक्टर का एडिशन या रिजल्टेंट। दिस इज पैरेललोग्राम मेथड। What is parallelogram method? According to parallelogram method, if the given vectors are drawn on the adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal which is passing through their point of intersection shows the addition of given vectors, right? दिस इज पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिर एक और मेथड होती है, इसको बोलते हैं पॉलीगन मेथड। इस पॉलीगन मेथड में अपन दो नहीं कई वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, जितने वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, जितने वेक्टर्स को ऐड करना मतलब सारे वेक्टर्स का क्या फाइंड करना, रिजल्टेंट। ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है। अब क्वेश्चन होगा कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगे, नेट फोर्स। तो उसके लिए ये पॉलीगन मेथड है जो अप्लाई होती है। तो जैसे मान लीजिए कई वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो जितने वेक्टर्स हैं उनको आपको किसी पॉलीगन पर की सक्सेसिव साइड्स पर ड्रॉ करना है सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब फर्स्ट वेक्टर फिनिश होगा तो सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वेक्टर का जहां हेड होगा वहां सेकंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सेकंड वेक्टर का जहां हेड होगा तो नेक्स्ट वेक्टर का टेल होना चाहिए। फिर जहां इसका हेड है वहां पर नेक्स्ट वेक्टर का हेड, जहां पर सी का हेड है वहां पर डी का टेल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो जो लास्ट साइड है जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगी वो शो करती है इन सारे वेक्टर का वेक्टर एडिशन, या उसी को बोलते हैं इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट। तो व्हाट इज पॉलीगन मेथड? अकॉर्डिंग टू पॉलीगन मेथड, if the given vectors are drawn on the successive sides of a polygon in same order, then the last side which close the polygon in opposite order shows the addition of given vectors। ये है बच्चों। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट ऑफ two vectors inclined at any angle theta। मतलब यदि दो वेक्टर हैं, किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, वेक्टर लग रहे हैं किसी एंगल पर, तो हमको उनका रिजल्टेंट फाइंड करना। तो उसके लिए बच्चों ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। चूंकि मेरे पास बोर्ड पर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पर हेडिंग है रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जब वो हो ही गया है तो ये कलर यूज कर ले रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये देखो आप यहाँ पर ये वेक्टर गिवन था आपको OP या इसी को ए बार, ये वेक्टर ए बार था, ये वेक्टर बी बार है ना, और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब हमको फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट।
चलिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ और थोड़ा आपको क्लियर कर दूँ, तो क्लियर करने के लिए थोड़ा सा देखिए, क्या था आपको एक वेक्टर ये गिवन था और एक वेक्टर ये गिवन था और इनके बीच का एंगल था थीटा। आपको फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। आपको मान लीजिए ये वेक्टर आपको है ए बार, एक वेक्टर ये है बी बार, और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा, तो आपको ये फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि यदि ये बॉडी है, इस पर 5 न्यूटन फोर्स ऐसा लग रहा है, 3 न्यूटन फोर्स ऐसा लग रहा है, तो बताइए इस पर रिजल्टेंट कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। फोर्स बोल रहे हैं मतलब वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी, मतलब आपसे इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब फर्स्ट वेक्टर के साथ में सपोज अल्फा एंगल, तो ये भी फाइंड करना, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये लेंथ फाइंड करना। ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, रिजल्टेंट फाइंड करना। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने वही किया है, ये था आपका फर्स्ट वेक्टर ए बार, ये था सेकंड वेक्टर बी बार, और इनके बीच का एंगल ये था थीटा, और आपसे पूछा गया रिजल्टेंट। तो सबसे पहले तो क्या करो बच्चों, इस वेक्टर ए का लाइक वेक्टर ड्रॉ करो यहां पर ऐसा, इस बी का भी लाइक वेक्टर ड्रॉ करो तो ये ऐसा बन जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डेफिनेटली जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ये डायगोनल, इसको बोलेंगे हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो हमको बच्चों मतलब ये फाइंड करना, सपोज ये आर बार है, ये हमको फाइंड करना, इसका मतलब इस आर बार की हमको लेंथ भी फाइंड करना है, ये लेंथ, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन। मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो ये हमारा टारगेट हो गया कि हमको अल्फा भी फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं यदि ये ए बार है, ये बी बार है, तो ये आर बार होगा, और आर बार का मतलब होगा ए बार प्लस बी बार। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस ओपी को एक्सटेंड कर दीजिए आगे तक, और ये जो आपका पैरेललोग्राम है, इस पर ये जो वर्टाइसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, इनके नेम दे दीजिए, इसका ओ, यहाँ पर पी, ये क्यू, और ये एस। आर नहीं दिया हमने, ओ पी क्यू एस, क्योंकि आर रिजल्टेंट को शो कर रहा है। अब इस ओपी को आप एक्सटेंड कर दीजिए, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो ये इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन किया। अब आपको पता है ये बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है, पैरेलल है, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो जब ये बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा बनाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी थीटा ही होगा, राइट। अब बच्चों ये पूरा अपन ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, और हमको ये OQ लेंथ फाइंड करना, OQ लेंथ। तो कैसे फाइंड करोगे, तो आप ये बिग ट्राइंगल ले लीजिए, बिग ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्योंकि यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड कर लोगे, मतलब क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो कैसे फाइंड करोगे, तो आप इस बिग ट्राइंगल को ले लीजिए और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। तो इन ट्राइंगल OMQ दिख रहा है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, ये लिखा है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। अब बच्चों OQ स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन OM को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, OM को OP प्लस PM, तो OP प्लस PM स्क्वायर, इस OM स्क्वायर की जगह लिख दिया, प्लस MQ स्क्वायर। अब यदि हम इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करें, तो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये OP प्लस PM स्क्वायर, मतलब A प्लस बी होल स्क्वायर, और आप सबको पता है A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
तो ये जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओपी इंटू पीएम। ये पूरा हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये दिख रहा है। फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर जैसा लिखा वैसे लिखे रहने दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पी एम स्क्वायर है और एम क्यू स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहां पर इस स्मॉल ट्रायंगल में ये पी क्यू हाइपोटेनियस है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। इसीलिए पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर, ये लिख दिया। ये जैसा का तैसा है ओपी स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर ये आ गया, और ये जो बचा हुआ है वो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ ओपी इंटू पी एम। अब हमको यदि रिजल्टेंट फाइंड करना तो यहां पर वैल्यू रख दें। तो व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू मतलब ये लेंथ, ये लेंथ का मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो आपने लिखा मॉड ऑफ आर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओपी, व्हाट इज ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ओपी वेक्टर ए की लेंथ, तो ये लेंथ, तो उसको लिखा आपने मॉड ऑफ ए। फिर पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू, वेक्टर बी का मॉड मैग्नीट्यूड, तो ये लिखा हुआ है। तो बच्चों ओ क्यू हो गया, ओ पी हो गया, पी क्यू हो गया, अब बच रहा है यहां पर ओ पी हो गया, पी एम बच रहा है। ये पी एम जो है वो कितना लिखोगे, पी एम, तो इस स्मॉल ट्रायंगल में देखिएगा आप, ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज से बचा हुआ बेस, और पी एम फाइंड मत करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने का सबसे सही तरीका है कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन पी क्यू। तो पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी एम इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, पी क्यू आपने यहाँ निकाला मॉड बी, तो ये मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब सब आपको वैल्यूज पता चल गई, इन वैल्यूज को लेकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपको दिख रहा है ओ क्यू की जगह मॉड आर, ये लिखा मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की जगह मॉड ए, ये लिखा हुआ है स्क्वायर, प्लस पी क्यू की जगह मॉड बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, प्लस ट्वाइस ओपी की जगह मॉड ए, ये मॉड ए, और पीएम की जगह ये अपन ने मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। अब इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में अपन फास्ट जब करते हैं तो ये सब इतना वर्टिकल लाइन नहीं लिखते हैं, इसको सीधे सीधे, अभी ये तो चलिए ठीक है ऐसा लिख दिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, पर सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर ये 2 वर्टिकल लाइन और बार बार ना लिखकर सीधे सीधे आर लिख दें, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब यदि हमको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है ए और बी, और थीटा पता हो, तो हम इन वेक्टर्स का क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, बस सीक्वेंस में चलो, सुनते चलो, आपको थोड़ी देर में एकदम क्लियर हो जाए। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बच्चों क्या है, ये जो रिजल्टेंट आपने फाइंड किया उसका मैग्नीट्यूड है। आपको फाइंड करना वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, अब डायरेक्शन निकालना है। मैंने बताया इसका डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना हुआ है, तो ये अल्फा भी हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो बिग ट्रायंगल ले लो फिर से, और इस बिग ट्रायंगल में tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब QM अपॉन OM, राइट। तो देखो नेक्स्ट में वही है, यहां पर इन ट्रायंगल OMQ tan अल्फा इज इक्वल टू QM अपॉन OM। अब देखिए आप जो आपने किया है यहां पर, यही किया है, tan अल्फा इज इक्वल टू QM अपॉन OM।
अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू एम को क्यू एम लिखे रहने दीजिए, और ओ एम को आप क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एम। ओ एम ये पूरा था, इसको क्या लिखा आपने, ओ पी प्लस पी एम, तो ये पूरा लिख दिया आपने ओ पी प्लस पी एम। अब इस tan अल्फा में क्यू एम की वैल्यू की जरूरत है। ये क्यू एम एक्चुअली में है कितना, आप देखिए यहां पर क्यू एम मतलब ये है, ये लेंथ कैसे निकालोगे, इस स्मॉल ट्रायंगल की हेल्प से निकाल दोगे। इस स्मॉल ट्रायंगल में एंगल की अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर है ये। इस परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू एम अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू, और पी क्यू एक्चुअल में है क्या, मॉड ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एम इज इक्वल टू क्या जाएगा, मॉड बी इंटू ऑफ साइन थीटा, ये आ जाएगा। यही मैंने निकल आया, देखिए ये यहाँ पर मॉड क्यू एम इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू एम की वैल्यू बी साइन थीटा वो लिखिए। ओपी और पीएम तो आपको पता था, ओपी आपको पता था, ओपी मॉड ए, और पीएम आपको पता था, ये निकाला था पीएम आपने मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी वैल्यू, ठीक, ये मॉड बी कॉस थीटा और ये, तो tan अल्फा इज इक्वल टू सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एंगल निकल आया, मतलब डायरेक्शन। अब बच्चों इसी को मैं थोड़ा और सिंपल फॉर्म में करता हूं, पर मुझे थोड़ा स्पेशल केसेस लेने हैं, मैं थोड़ा सा उनको डिस्कस कर दूं, उसके बाद फिर आपको समझाता हूं। तो पहले ये स्पेशल केसेस देख लीजिए। ये स्पेशल केसेस ये हैं कि आपको इन दोनों वेक्टर का जब आपने रिजल्टेंट फाइंड किया तो ये रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड नहीं मिल गया और ये मिल गया डायरेक्शन। अब मान लीजिए बच्चों ये थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स है ए और बी ये सेम डायरेक्शन में, और आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जब थीटा 0 होगा तो सबको पता है cos 0 कितना होता है 1, और cos 0 1 मतलब ये cos की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम। आपको पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। आपको पता है cos का कर्व आपने देखा है ऐसा होता है, ये +1 और ये -1। कोई भी ऐसा एंगल नहीं ही है जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर और ऊपर जाए या इससे नीचे जाए। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, राइट। तो जब आपने यहां पर लिया थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, और आपको यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो आपको cos थीटा की जरूरत है। तो cos थीटा की जगह 0 रख दिया, cos 0 1 आ गया, ये 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू है। जब बच्चों यहां पर आप ये मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, और जब इसको इसमें ऐड करोगे, मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करोगे तो ये टोटल वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इस केस में जो रिजल्टेंट मिलता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। कितना होगा, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा तो 1 हो गया। मतलब r मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, √a प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो कितना जाएगा, r मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस b, इतना हो जाएगा। मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, a प्लस b। मैं समझाऊंगा पूरी बात। अब डायरेक्शन और निकाल लीजिए, तो आपको मालूम है डायरेक्शन इससे निकालते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर साइन 0, थीटा जब 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो आपने जो लिखा था ना अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो एक्चुअल में इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स %, और ये वैल्यू चूंकि 0 हो गई तो पूरी 0 हो जाएगी। अब यदि ये 0 हो गया तो आपको पता है 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है। tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0। मतलब यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 0 आया।
राइट। अभी थोड़ा सा इतना समझ के अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बीच के बीच नहीं समझाना चाहता हूँ, हालांकि समझा सकता हूँ बीच में, चलिए समझा देता हूँ, बीच में ही समझा देता हूँ। देखिए ये मैंने एग्जांपल तो लिया है, चलो बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो, मज़ा आएगा समझने में, इसलिए पहले बेस बना लो। तो ये फर्स्ट हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। अब सेकंड केस देखो बच्चों, टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में cos 90 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यदि ये 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर r इज इक्वल टू केवल क्या बचेगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना होता है? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? तो आपका फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा इज इक्वल टू, ये लिखा ना, इसको मैं tan इनवर्स ना करके सीधे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। थीटा कितना हो गया बच्चों? 90। तो परपेंडिकुलर है ना वेक्टर, sin 90 अपॉन a प्लस बी cos 90। अब ये sin 90 कितना होता है? 1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b इंटू 1 अपॉन a प्लस बी cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए खत्म हो गया ये। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय। ये कब आया? जब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। अब थर्ड केस में वेक्टर्स मान लीजिए एक दूसरे के अपोजिट है। ये कोई बॉडी है, उस पर एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, मतलब वेक्टर्स अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180। अब इस केस में रिजल्टेंट कितना होगा? तो r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बोला ना वेक्टर्स के रिजल्टेंट फाइंड करने में यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना होता है बच्चों? -1, तो यहाँ रख दिया, जब यहाँ रख दिया तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब r इज इक्वल टू रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a माइनस बी। बच्चों इस केस में जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो आपने लिखा ना cos 180 -1 जो है cos की मिनिमम वैल्यू है, या उसी को बोल सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब ही होता है मिनिमम। तो जब यहां पर आप मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, मैक्सिमम रख रहे हो ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन कैसा मैक्सिमम आएगा? नेगेटिव। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से आप कैसा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? मैक्सिमम वैल्यू। तो स्वाभाविक है कि जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मिनिमम। तो हमेशा टू वेक्टर्स की मिनिमम रिजल्टेंट होता है a माइनस बी, और कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट होते हैं। और इस केस में डायरेक्शन क्या होगा? तो tan अल्फा इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में, b sin 180 अपॉन a प्लस बी cos 180, थीटा की जगह 180। अब बच्चों sin 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो बच्चों, ये जो आपने अभी तक पढ़ा उसको मैं थोड़ा और इजी करता हूं, मजा आएगा आपको। यहां पर मैंने समझाया जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है, परपेंडिकुलर होते हैं तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपोजिट में a माइनस बी। एक एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये ब्रिज है और इस ब्रिज पर एक कोई सब्जी वाला भैया है, वो अपना ठेला लेके जा रहा है और वो ऐसा धक्का लगाकर ले जा रहा है, और वो कितना फोर्स लगा सकता है? 4 न्यूटन। आप बाजू से निकले, आपको दया आ गई, आपने बोला हम भी आपको हेल्प करेंगे, आपने भी धक्का लगाना स्टार्ट किया और 3 न्यूटन। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा था आपने भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। जानते हो इस ठेले के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए रिजल्टेंट r इज इक्वल टू जाएगा a प्लस बी।
जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैंने बताया रिजल्टेंट कितना होता है a प्लस बी। तो इसलिए उस दादा का या सब्जी वाले का फोर्स 4, आपका 3, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 7 न्यूटन। जिस ठेले पर अकेला फोर्स लग रहा था 4, आपके आने के बाद टोटल फोर्स हो गया 7 न्यूटन। किस डायरेक्शन में हो गया? सेम डायरेक्शन में। जब टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में। ये देखो a प्लस बी और सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये ठेला तेजी के साथ ऊपर जाने लगेगा। लेकिन अब सेकंड केस जिसमें यही ऐसा जा रहा था, 4 न्यूटन से फोर्स लगा रहा था, आप आए, आपने बोला हम भी हेल्प करेंगे। अब आपने जो फोर्स लगाया वो ऐसा लगा दिया, उसके अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर। कितना? 3 न्यूटन, ठीक परपेंडिकुलर। ये ठेला जो है यहाँ पर लगाया फोर्स ऐसा और ऐसा लग रहा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा हो जाएगा, उठ जाएगा ये इस फोर्स की वजह से। और रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? तो जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने क्या होता है? √a² प्लस b²। मैंने आपको समझाया यहाँ पर, जब टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो देखो रिजल्टेंट क्या होता है? √a² प्लस b²। किस डायरेक्शन में होता है तो ये भी बताया है। तो यहाँ पर देखो आप, रिजल्टेंट हो जाएगा √4a² प्लस 3²। इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। जब सेम डायरेक्शन में तो 7, परपेंडिकुलर हुआ तो 7 नहीं आया, देखिए कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। डायरेक्शन तो tan अल्फा = b/a, b आपका फोर्स 3, उसका फोर्स 4, तो tan अल्फा = 3/4। ये जो भी वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी। मतलब जो रिजल्टेंट रहेगा, यदि ये बॉडी है, इस पर एक 4 ऐसा लगा रहे हो, 3 ऐसा लगा रहे हो, यदि 4 होता तो 1 आ जाता, 1 आता तो फिर ऐसा रिजल्टेंट होता, बीचों बीच 45 डिग्री का एंगल। अभी ये 45 से कम आएगा ऐसा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में, ना तो यहाँ लगेगा ना तो यहाँ लगेगा। 2 फोर्स यदि परपेंडिकुलर लगा रहे हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा रहेगा, राइट। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और डायरेक्शन भी। अब देखिए उसका नेक्स्ट केस, वो लगा रहा था 4 न्यूटन से अपवर्ड और आपने बोला हेल्प करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन। तो ये ठेला जो है इसके ऊपर नेट फोर्स अब कितना होगा? तो मैंने बताया जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है? a माइनस बी बताया आपको। आप देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर रिजल्टेंट कितना होता है अपोजिट डायरेक्शन में? a माइनस बी, राइट। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 = 1 और डायरेक्शन होगा अल्फा = 0, मतलब फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में, 4 के डायरेक्शन में चलेगा ठेला, लेकिन कितने फोर्स से चलेगा? 1 न्यूटन से, राइट। तो बच्चों कभी भी वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है ये अप्लाई करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका डायरेक्शन के लिए। इसी को बोलते हैं वेक्टर सम। ठीक है बच्चों, तो जितना मैंने कवर किया था, जो मेरा छूट गया था, मैंने पूरा का पूरा आपको कवर कर दिया है। इसके आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बढ़िया मज़े से पढ़िए बच्चों और एंजॉय कीजिए। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।